हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी की ज़ुबान क्लास 9 समकालीन भारत भाग 1 अध्याय पहला है। चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति के बारे में। ये जो चैप्टर का अध्ययन करेंगे ये हमारे लिए DSSB KVS NVS EMRS BPSC TRE4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है और क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल नोट्स है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे भारत की स्थिति के बारे में। ठीक है, भारत का जो स्थिति है, परिचय। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक माना जाता है। पिछले 5 दशक में भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग में, तकनीकी में सर्वांगीण आर्थिक विकास ने भारत ने अद्भुत प्रगति की है। भारत की स्थिति के बारे में बात करें, भारत एक विशाल देश है जो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसमें स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। थोड़ा सा इसमें आता है। मुख्य भाग की बात करें, भारत के मुख्य भाग का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो अक्षांश अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके जो ये वाला इलाका आता है इसका भारत का, तो 8 डिग्री 4 मिनट से आता है यहाँ से, और कहाँ तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट तक ये अक्षांश है भारत का। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, तो इस तरह से पूर्व देशांतर हो जाता है भारत का और गोलार्ध हो जाता है ये वाला अक्षांश में। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर है और उत्तरी गोलार्ध में है स्थिति भारत की। भारत के बीच में कर्क रेखा गुजरती है बीचों बीच से, जो 23.5 डिग्री के अक्षांश पे गुजरती है। ये बीच से भारत को काटता है। ठीक है, इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। द्वीप और समूह का बात करें तो दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का, वो इलाका कहाँ पे है? तो जैसे ये हम देखते हैं, ठीक है, तो दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो जैसे हम यहाँ पे कर देंगे तभी हमने बताया नॉर्थ यहाँ पे, तो ये वाला इलाका जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दक्षिण पूर्व इलाके में, मुख्य भाग भूमि से भारत के। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि से बात करें तो दक्षिण पूर्व में और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप, यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप देखने को मिलता है जो अरब सागर में, ये वाला इलाका अरब सागर है। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें? महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु कहलाता है। ये जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है क्या कहलाता है? इंदिरा बिंदु कहलाता है। सन 2004 में यहाँ पे सुनामी आई थी। ठीक है, और यह जो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु, यह 2004 की जो सुनामी आई थी उससे ढक गया था। ये वाला दक्षिणतम बिंदु है, इसको 6 डिग्री 4 मिनट पे माना जाता है, लेकिन अभी जो भारत का मुख्य भाग जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। ठीक है, तो ये सारे अंतर देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? भारत का आकार। भारत के आकार के बारे में देखेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत का आकार और क्षेत्रफल, भारत की सीमाएं, विस्तार और भौगोलिक बनावट और मानक समय, इसमें हम पढ़ेंगे भारत के आकार में। पहला पॉइंट क्या है? भारत का आकार और क्षेत्रफल के बारे में हम देखते हैं कि भारत का जो आकार है और क्षेत्रफल है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत के कुल भूभाग का। जितना भी भूभाग है भारत का उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का विश्व में स्थान कितना है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, वैश्विक प्रतिशत या विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है कितना प्रतिशत विश्व में करता है? तो 2.4% साझा करता है। भारत की सीमाओं के बारे में अध्ययन करें तो भारत की जो स्थल सीमा लगभग कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो सीमा है ये वाली जो बनती है ना, ऐसे ये आती है, इंडिया का मैप बना लेते हैं हम, तो ये जो भाग आता है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तट रेखा की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कुल कितनी किलोमीटर है? तो 7,516.6 किलोमीटर है। यानी समुद्री तट रेखा की ये वाला इलाका जो है समुद्री है, ये इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये इलाका जो समुद्री तट को स्पर्श करता है इसकी दूरी कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर है। और भारत की पूरी जो स्थलीय सीमा है, स्थल जैसे बांग्लादेश है, चाइना है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना भी है, चाइना ये पड़ोसी देश है। ठीक है, तो स्थल सीमा से जो इतने जोड़ने वाले हैं कितने? 15,200 किलोमीटर है। पर्वत कौन कौन से हैं भारत में? तो भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत जो हिमालय कहलाता है वह स्थित है। तो यह भारत का आकार है। ठीक है, भारत के आकार की बात करें हम तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है हमें।
जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा भारत का आकार बनता है इसे, ठीक है, ये हिमालय वाला भाग हो जाता है और ये जो आता है भाग ये हमारा यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये जो पूरा इलाका है ये भारत का, ये वाला इलाका समुद्री का इलाका है 7,516 किलोमीटर। ये जो हमारे इलाके हैं पड़ोसी देश के स्थलीय भाग से जुड़ते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 15,200 किलोमीटर है। ये पूरा क्षेत्रफल हमारा कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व का कितना देता है 2.4% देता है। और पर्वत सीमा की बात करें तो ये पश्चिम उत्तर का इलाका है, फिर ये उत्तर का इलाका है, फिर ये उत्तर की सीमा आते हैं, पूर्वी सीमा तक जो आता है ये बलित पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी में भारत का हिस्सा आता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमें क्या पढ़ना था, अगले पॉइंट से हमें पढ़ना था कि विस्तार और भौगोलिक बनावट के बारे में बात करेंगे, भारत के विस्तार और भौगोलिक बनावट के बारे में, ठीक है। तो आकार, दक्षिण की ओर बढ़ने पर 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत का भूभाग सकरा होता जाता है और हिंद महासागर की ओर बढ़ता है। कहने का मतलब ये है, इसको हम दिखाते हैं 1 मिनट। यहाँ पे जो कह रहा है ना कि भारत का आकार है दक्षिण की ओर बढ़ने पे, तो ये वाला जो इलाका है ये पूरा देखो, ये कर्क रेखा गई, ये वाली क्या गई है कर्क रेखा, ये गुजर रही है बीचों बीच भाग से, तो ये 23.5 डिग्री पे गुजरती है। जस्ट हम नीचे आएंगे तो ये वाला जो भाग है यहाँ पे जो 22 डिग्री दिया हुआ, कितना दिया है यहाँ पे, ये देखिए 24 डिग्री, जस्ट हम नीचे आएंगे तो ये 22 डिग्री का इलाका, यानी जहाँ पे ये वाला भाग खत्म हो रहा है, जो म्यांमार वाला भाग ये खत्म हो रहा है ना म्यांमार के पास में, ठीक है, म्यांमार के पास में जो भाग है ये यहाँ से जो गुजरा है ये 22 डिग्री, और यहाँ से क्या कह रहा है कि अक्षांश से उत्तरी भूभाग पतला होता जाता था। ये देखिए यहाँ से 22 और इधर 22, ये क्या हो रहा है पतला होते जा रहा है, एकदम छोटे पतला होते जा रहा है, तो इसी को कह रहा है कि पतला जो हिंद महासागर की ओर बढ़ते जाता है। समुद्र की बात करें तो इसके पश्चिम में ये कौन सा है, ये वाला अरब सागर, यहाँ पे देखिए पश्चिम में अरब सागर, ये अरब सागर है, यहाँ पे ये लक्षद्वीप है दक्षिण पश्चिम में। इधर क्या है, इधर पूर्व में स्थित है ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे। अक्षांश और देशांतर, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ठीक है, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार, और ये 68 डिग्री कितना है यहाँ पे देखिए, ये है 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहाँ पे कितना है, ये वाला पूर्वी भाग 97 डिग्री 2.5 है, तो इसमें से हम घटाएंगे 30 मिनट होगा। यहाँ पे जो दक्षिण उत्तरी भाग है अक्षांश वाला 37.6 है, और यहाँ जो भाग दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन दोनों में अंतर हो जाएगा 30 डिग्री का, इधर से भी 30 डिग्री का अंतर है लगभग, इधर से भी 30 डिग्री का अंतर है। तो वही कह रहा है कि अक्षांश और देशांतर जो है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। मानक समय की बात करें तो मानक समय इनमें अंतर देखने को मिलता है। ये वाला गुजरात का इलाका है, ये इलाका कौन सा है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश है। इन दोनों में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। 30 डिग्री की बात हो रही तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, और 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 120 मिनट, और 120 मिनट कितने हो जाएगा 2 घंटे का अंतर। तो अरुणाचल प्रदेश से और यहाँ तक कितने हो जाएगा 2 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा। मानक यामयोत्तर समय की बात करें तो मानक यामयोत्तर समय जो लिया गया है ये वाला, ये जो भाग है ना मानक यामयोत्तर समय लिया गया है, ये जो ऐसे ऐसे करके आया है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है मानक यामयोत्तर समय है, ठीक। तो मानक समय की बात हो रही है तो मानक समय वाली रेखा देखिए ये वाली आती है भारत में, जो 82.5 डिग्री पे आती है, ये वाली रेखा जो है ये 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, ये आती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश पे कर्क रेखा से मिलती है, मिर्ज़ापुर का इलाका है, ठीक है, यहाँ से ये मानक समय लिया गया है। ये मिर्ज़ापुर है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, उड़ीसा का जो है कोरापुट और नारंगीपुर का जगह आता है, वहाँ से गुजरती है। छत्तीसगढ़ में जंजीगीर चंपा से गुजरती है, बिलासपुर वाला इलाका है। मध्य प्रदेश में रीवा सिंगरौली से गुजरती है, और उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है, और आंध्र प्रदेश में काकीनाडा काकीनाडा के पास से गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से जो ये गुजरती है कौन सी मानक यामयोत्तर रेखा, ठीक है, ये पॉइंट्स हमें ध्यान देना है, ठीक। तो स्थान जो है यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। प्रभाव की बात करें तो अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पे पड़ता है, यानी अक्षांश का प्रभाव किस पे पड़ता है, दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पे पड़ता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामयोत्तर क्यों माना गया, इसके पीछे का रीजन क्यों, क्योंकि 22.5 डिग्री को मानक यामयोत्तर क्यों माना गया। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार काफ़ी अधिक है, अभी हमने देखा 30 डिग्री का अंतर है, ये वाला जो इलाका है यहाँ से भी 30 डिग्री, दोनों में लगभग का अंतर होता है, और इधर से भी जो हम देशांतर निकालते हैं वहाँ से भी लगभग 30 डिग्री का अंतर मिलता है हमें, ठीक है। लेकिन देशांतरीय भाग से हमें भी यहाँ पे देखते हैं तो उससे ही हम क्या निकालते हैं, मानक यामयोत्तर रेखा का मान निकालते हैं। और इनमें 2 घंटे का अंतर, जो गुजरात ये वाला गुजरात है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, तो इन दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसे मानक यामयोत्तर मानने के पीछे का मुख्य कारण है, पहला कारण है कि देश में समय की एकरूपता लाने के लिए मानक समय लिया गया। कहने का मतलब है कि यदि हम मानक समय नहीं लेंगे तो अलग अलग राज्यों से घड़ियाँ अलग अलग समय दिखाएंगी, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है, यहाँ पे 2 घंटे का अंतर है, तो गुजरात में 2 बजेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में कितने बजेंगे, तो 2 घंटे का अंतर हो जाता है। जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो कम होगा, और पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा होगा, ठीक है।
तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में 4 बजेंगे तो पश्चिम की तरफ हम आएंगे तो 2 बजेंगे, तो ये अंतर देखने को मिलेगा। इसके चलते क्या हो जाएगा कि रेलवे, हवाई जहाज़ और संचार व्यवस्था में भारी भ्रम पैदा होगा। कार्यालय का टाइम भी अलग अलग हो जाएगा। मध्य स्थिति क्या कहलाती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लगभग बीचों बीच से उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इसलिए इसे पूरे देश के लिए मानक समय चुनने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया। विश्व से तालमेल की बात करें तो भारत का जो मानक समय लिया गया है वो ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5 घंटा 30 मिनट आगे है, जो गणना की दृष्टि से भी सुविधाजनक है। जो है भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच टाइम से कितना 5.5 घंटा आगे रहता है। कितना घंटा? 5.5 घंटा ये आगे रहता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीनविच टाइम है वो इंग्लैंड में लिया गया और हम कहाँ रहते हैं? पूरब में। तो जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम में कमी आएगा, तो इसलिए हम पूरब में हैं तो हमारा टाइम क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट क्या है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि अक्षांश रेखा जो है, क्या पॉइंट था वहाँ पे? अक्षांश रेखा जो है, पढ़ा था मैंने कि 1 मिनट 7वां क्रम में, ये क्या था? प्रभाव। अक्षांश का प्रभाव जो है दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पे पड़ता है। तो उसी का यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है कि दिन और रात की अवधि में अंतर मुख्य रूप से अक्षांशीय विस्तार के कारण होता है। क्यों? दिन और रात की अवधि में अंतर मुख्य कारण किस विस्तार के कारण होता है? तो अक्षांशीय विस्तार के कारण होता है। और टाइम में जो मानक समय जो लिया गया है उसमें अंतर किसकी वजह से देखा जाता है? तो देशांतर की वजह से देखा जाता है, देशांतरी विस्तार के कारण। ठीक है। और वैसे ही अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो दिन रात की अवधि में अंतर का कारण बनता है। जैसे भूमध्य रेखा से दूरी, ये वाला इलाका जो है ये भूमध्य रेखा माना गया है, बीचों बीच वाला। भारत कहाँ पे है? भारत ये पे आता है। ठीक है। तो भूमध्य रेखा क्या कह रही है कि कन्याकुमारी, भारत का ये वाला इलाका जो है कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। यहाँ पे 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे। इसलिए कन्याकुमारी में दिन और रात की लंबाई में बहुत कम अंतर महसूस किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह भूमध्य रेखा के करीब है। अक्षांश का प्रभाव, जैसे जैसे हम, ये हमारा अक्षांश बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम अक्षांश की उत्तर की तरफ कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं, जब हम कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं तो हम भूमध्य रेखा से कैसे दूर होते चले जाते हैं? भूमध्य रेखा से दूर होते चले जाते हैं। अक्षांश बढ़ने के साथ साथ सूरज की किरणें जो होती हैं, सूरज की जो किरणें होती हैं वो क्या करती हैं? दूर हो जाती हैं, भूमध्य रेखा से दूर होते जाती हैं। किरणों से कोण में बदलाव आता है। ठीक है। परिणाम क्या होता है कि कश्मीर उच्च अक्षांश पर स्थित है, इसलिए वहाँ ऋतुओं के अनुसार दिन और रात की अवधि में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। खास करके सर्दियों और गर्मियों में देखने को मिलता है अंतर, यानी कि सर्दी में जो अंतर होता है और गर्मी में। सर्दी में तो कभी कभी धूप निकलता ही नहीं है। और जितने ध्रुवों की तरफ पहुँच जाएंगे, तो जैसे ही ध्रुव के पास पहुँचेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। ठीक है, ध्रुवों के पास। तो उसका अंतर क्या है? अक्षांशीय विस्तार होता है उसका कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अब देखेंगे कि भारत और विश्व के बारे में पढ़ेंगे। भारत और विश्व के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पॉइंट हम पढ़ेंगे, भारत की स्थिति लगभग हमने देख लिया है। ठीक है। लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, भारत की जो स्थिति है और भारत का जो कनेक्टिविटी है किसके साथ? विश्व के साथ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा, प्राचीन मार्ग का संपर्क कैसे था उसके बारे में देखेंगे। विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान भारत के साथ कैसे हुआ? तो भारत और विश्व का संबंध क्या था? कैसे भारत और विश्व का संबंध बना? किन किन देशों के साथ संबंध है? भारत की स्थिति क्या है संबंध के मामले में? भारत आज ही संपर्क में नहीं है, प्राचीन काल से इनके संपर्क स्थापित थे। और भारत के जो विचार थे, इनके विचार बाहर कैसे गए, कौन कौन से विचार बाहर गए थे, इन सब बिंदुओं का इसमें हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की स्थिति यानी लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। एशिया में स्थान, भारत का एशिया में क्या स्थान है? तो भारत जो है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक है। यानी कि भारत का जो, ये भारत की स्थिति कहाँ है? जैसे अभी हम बांटते हैं ना यहाँ पे ये वाला इलाका, तो ये जो इलाका आता है भारत का इलाका किसके अंदर आता है? एशिया महाद्वीप के। एशिया महाद्वीप के ये पूर्व वाला इलाका है और ये पश्चिम वाला इलाका है। तो पूर्व और पश्चिम के मध्य वाले भाग को हम क्या कहते हैं? भारत जो है एशिया के मध्य में स्थित है। किसमें? पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जैसे अभी हम दिखाएंगे यहाँ पे तो पता चलेगा। जैसे ये रहा, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये भारत का ये एशिया है, ये वाला पूरा एशिया का इलाका है ये वाला। और भारत किसके मध्य है? ये पूर्वी इलाका है एशिया का और पश्चिमी इलाका ये है। तो ये भारत जो है एशिया के पूर्वी और पश्चिमी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि यह एशिया का दक्षिणी विस्तार है। जैसे ही हमने देखा एशिया का क्या है? ये दक्षिणी विस्तार, एशिया का दक्षिणी विस्तार है। साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा इलाका जो क्या एशिया का है और एशिया का दक्षिणी विस्तार यानी कि एशिया के दक्षिण में स्थित है ये। तो एशिया के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है और एशिया का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, इस माध्यम से कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि हिंद महासागर का महत्व। यह पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को जोड़ता है। हिंद महासागर क्या करता है कि पश्चिम में यूरोपीय देशों को जोड़ता है, ठीक है, और पूर्व में एशियाई देशों को जोड़ता है। भारत, यह भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर जो है वो भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जितना लंबी नहीं है, इसलिए इस महासागर का नाम भारत के नाम पे रखा गया, यानी हिंदुस्तान नाम है भारत का। तो
इसीलिए महासागर को हिंद महासागर कहा गया, क्योंकि भारत की जो सीमा महासागर से जितनी अटैच करती, किसी भी देश की सीमा हिंद महासागर से अटैच नहीं करती है। दक्कन के पठार की बात करें तो यह हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, जिसमें भारत का संपर्क पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप और पूर्वी एशिया के साथ मजबूती से बना रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। दूसरा क्या कह रहा है कि प्राचीन मार्ग और संपर्क, थल मार्ग बनाम जल मार्ग। भारत विश्व के साथ संपर्क बहुत पुराना है। खास बात यह है कि समुद्री मार्गों की अपेक्षा भू मार्गों, जिसे थल मार्ग भी कहते हैं, से संपर्क अधिक पुराना है। यानी कि रेशम मार्ग के द्वारा पहले भारत प्राचीन समय में जो चीन का रेशम मार्ग था उससे आते जाते थे। ठीक है, सबसे प्राचीन। बाद में जब समुद्री खोजें हुई तब व्यापारी इधर उधर आना शुरू किए, उससे पहले ये थल मार्ग द्वारा जाते थे। पर्वतीय दर्रों की बात करें तो प्राचीन काल के यात्री उत्तरी पर्वतों से दर्रों से होकर भारत आए थे, क्योंकि उस समय समुद्री मार्ग ज्ञात नहीं थे। अब बात करेंगे, तीसरा पॉइंट है कि भारत और विश्व के बीच विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे हुआ था। ठीक है, तो इन प्राचीन मार्गों के माध्यम से भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया और सीखा भी है। भारत से भी बहुत सारी चीज़ें बाहर गई और भारत में भी बहुत सारी चीज़ें बाहर से भारत में आई थी। तो भारत की विश्व को देन, भारत को विश्व की देन क्या थी? भारत ने अपना कौन सा विचार विश्व को दिया? तो विचार को दिया। विचार में क्या क्या है? उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। रामायण किसकी है? वाल्मीकि की रचना है। गणित के विचार भी भारत ने विश्व को दिया। गणित में किया दिया? भारतीय अंक को दिए एवं दशमलव प्रणाली, इसी माध्यम से संसार के विभिन्न भागों तक पहुंची थी। वस्तुओं में कौन कौन सी भारत की वस्तुएं थी जो थी बाहर जाती थी? तो मसाले थे, मलमल थे और व्यापार के अन्य सामान भारत से विदेशों में भेजे जाते थे। विदेशी संस्कृति का प्रभाव की बात करें तो भारत पर यूनानी स्थापत्य कला का प्रभाव पड़ा था। भारत पे किसका प्रभाव पड़ा था? तो यूनानी स्थापत्य कला का प्रभाव पड़ा था। पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक जैसे मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। स्वेज नहर का महत्व क्या होता है भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में? तो स्वेज नहर पहले बंद थी, स्वेज नहर नहीं खुली थी। स्वेज नहर कब खुली थी? तो स्वेज नहर खुली थी 1869 ईस्वी में। कब खुली थी? 1869 ईस्वी में खुली थी। यह जब 1869 में खोली तो यूरोप और भारत के बीच में कितने किलोमीटर की कमी हो गई? 7000 किलोमीटर की कमी हो गई। आप इससे अनुमान लगा सकते हो तो कितना फ़ायदा हुआ था स्वेज नहर के खोलने से। ठीक है, अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत के पड़ोसी देश। भारत के का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। थल सीमा की बात करें तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो थल सीमा से जुड़ते हैं, तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। ठीक है, ये जो भारत का इलाका आता है, ठीक है, भारत का इलाका होता है तो ये नॉर्थ है, ये क्या उत्तर है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो ये वाला इलाका कौन सा है? पाकिस्तान अफगानिस्तान का आता है। इधर उत्तर में हम देखते हैं नेपाल और भूटान है, इधर देखेंगे तो म्यांमार है और बांग्लादेश है। ठीक है, और ये वाला इलाका इधर भी चाइना है और ये अरुणाचल प्रदेश तक भी चाइना का इलाका आता है उत्तर की तरफ में। समुद्री पड़ोसी देश की बात करें तो द्वीप समूह हैं। दक्षिण में समुद्र पार भारत के दो प्रमुख पड़ोसी देश हैं। एक श्रीलंका है, यहाँ पे आता है श्रीलंका, और एक है मालदीव जो यहाँ पे आता है मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और श्रीलंका और भारत के बीच जो ये जुड़ता है ना भारत से जो पतली लाइन में, उसको हम क्या कहते हैं? पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पाक जल संधि के नाम से या मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं, जो दोनों एक छोटे समुद्री रास्ते से अलग होते हैं। मालदीव कहाँ है? यह लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, यानी लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित कौन सा है? मालदीव है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? तो भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। कुछ अतिरिक्त रोचक, जैसे सबसे लंबी सीमा, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे छोटी सीमा भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, जो अफगानिस्तान किसके साथ लगता है? लद्दाख के साथ लगता है। जलीय और थल सीमा की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की थल और जल दोनों सीमाएं सम्मिलित हैं। यानी कि भारत के साथ जल और थल दोनों सीमाओं से संबंधित राज्य देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है, यानी 3 देश जो हैं भारत से जल मार्ग द्वारा और स्थल मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट्स में क्या हम देखेंगे? अगले पॉइंट्स में हम देखेंगे यहाँ पे कि भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच जो तुलना की गई है। ठीक है, क्षेत्र दिया हुआ है यहाँ पे पड़ोसी देश है, यहाँ पे विशेष स्थितियाँ हैं। ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन कौन सा है? पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान, ये थल सीमा द्वारा जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान को अभी हमने देखा जल द्वारा भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान केवल थल मार्ग से द्वारा जुड़ा हुआ है। उत्तर में कौन सा है? चीन है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है। तिब्बत जो चीन का हिस्सा भी मानता है अपने आप को। हिमालय पर्वत के साथ सीमा से जुड़ा हुआ है, ये उत्तर में है। पूर्व में कौन सी है? म्यांमार है, बांग्लादेश है। सबसे लंबी थल सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है? बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई। दक्षिण में द्वीप कौन है? श्रीलंका है, ये पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। जल संधि द्वारा अलग होगा कि जुड़ेगा जल संधि से? द्वीपीय दक्षिण में द्वीप कौन सा है? मालदीव है, यह लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो यह थोड़ा तुलना किया गया है यहाँ पे।
नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, यानी कि भारत का जो पश्चिमी तट है, ये वाला पश्चिमी तट है ये, ठीक है, और ये वाला पूर्वी तट है। तो पूछ रहा है कि इस पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत के तटीय क्षेत्रों में कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। भारत के तटीय क्षेत्र में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं? तो भारत के तटीय क्षेत्र में कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। कौन कौन सा? पश्चिमी तट पर बात करें तो ये पश्चिमी वाले तट पर एक लक्षद्वीप है, एक दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप है। पूर्वी तट पे कौन है? पुडुचेरी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि पश्चिमी साइड में लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप है। ये दोनों को एक कर दिया गया, पहले ये अलग अलग थे, ठीक है। एक हो गया, दो तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप और लक्षद्वीप जो पश्चिम में है, और पूर्वी तट पे कौन है? तो पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है, ठीक। अब बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट है कि वे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र को तट को स्पर्श नहीं करते, यानी भारत के कुल राज्य कितने? 28 राज्य हैं। इन 28 राज्यों में भारत के कितने राज्य हैं जो ना तो जल मार्ग से जुड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा में और ना ही स्थल मार्ग से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या दूसरे पड़ोसी देशों के साथ जुड़ते हैं? तो उन राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है, जो ना तो जल मार्ग से जुड़े हैं ना तो स्थल मार्ग से जुड़े हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे भाग को तो लैंड लॉक्ड नाम से कहा जाता है, यानी लैंड लॉक्ड राज्य, यानी कि पूरा ये लॉक्ड है, भारत के लैंड से ये पूरी तरह से लॉक हैं। ये कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है। कौन कौन सा राज्य है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। इसमें यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी शामिल हो जाएगा, जिससे कोई सीमा नहीं लगती है। लेकिन राज्य की बात करें तो राज्य में 5 आएंगे, ठीक है। 5 कौन आएंगे? हम हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। अगला क्या कह रहा है? अगला में क्या पूछा है कि पड़ोसी देशों की सीमाओं को छूने वाले राज्यों का वर्गीकरण करना है, ठीक है। पाकिस्तान को सीमा को छूने वाला कौन सा है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, लद्दाख। पाकिस्तान का राष्ट्रीय में हमें याद करेंगे कि पाकिस्तान का राज क्या है? पाकिस्तान का राज पागल है, पाकिस्तान का राज, पाकिस्तान पागल है, पागल है। तो राजस्थान से रा से राजस्थान, फिर ज से जम्मू कश्मीर, ठीक है। प से पंजाब हो जाएगा, ग से गुजरात और ल से लद्दाख। तो इस क्रम से है, मतलब कि सबसे ज़्यादा सीमा पाकिस्तान की राजस्थान से, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर से, फिर उसके बाद पंजाब से लगती है, फिर गुजरात से लगती है, फिर लद्दाख से लगती है। तो इस क्रम से है कि पाकिस्तान का राज क्या है? पाकिस्तान पागल है, ठीक है। पाकिस्तान पागल, इस तरह से हम याद करेंगे पाकिस्तान की किन राज्यों से सीमा ज़्यादा जुड़ी हुई है, उस क्रम में है। चीन की सीमा को छूने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो लद्दाख है, लद्दाख सबसे ज़्यादा चीन को अटैच करता है। फिर एपी करता है, आंध्र प्रदेश, फिर कौन करता है? सिक्किम करता है, फिर कौन करता है? एचपी करता है। तो चीन ने चीन ने क्या लिया? चीन ने लिया एपी से, एपी यूके भी हो जाएगा इसमें, उत्तराखंड। चीन ने लिया एपी यूके से एचपी लिया, ठीक है। म्यांमार की सीमा को छूने वाले राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है। तो ये हो जाएगा आप मजे में रहो मनीना। तो म्यांमार में है कि म्यांमार में आप मजे में रहो मनीना। तो आंध्र प्रदेश है, नहीं, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है और नागालैंड है जो म्यांमार को स्पर्श करते हैं। बांग्लादेश की सीमा कौन है? बांग्लादेश की सीमा है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजो और असम। बेस्ट टी मजो आया, बेस्ट टी यानी बंगाल का बेस्ट टी जो है उसमें मजो आया, ठीक। नेपाल की सीमा से भारत के 5 राज्य स्पर्श करते हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान से असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अफगानिस्तान से केवल एक छोटी सीमा है, वो जुड़ती है लद्दाख से, 106 किलोमीटर की है, ठीक है। तो इस तरह से पड़ोसी देशों के छूने का वर्गीकरण है। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर देना है। प्रश्न क्या है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं? तो ये सबको पता है, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, दक्षिण में द्वीपीय पड़ोसी जैसे श्रीलंका और मालदीव है। अगला प्रश्न है उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो इससे अनुमान अपना लगाएंगे कि इससे पहले कितने होंगे? 6 देश जो होंगे भारत से आगे होंगे। तो सबसे पहला कौन है? रूस है, सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से वाला देश कौन सा है? रूस है। दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे चाइना, 5वें नंबर पे ब्राज़ील और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया।
तो अगर ट्रिक से याद करना तो हम क्या करें, ट्रिक है कि रुका रुका हो अमेरिका, रुका हो अमेरिका, चीन बा आगे, रुका हो अमेरिका, चीन बा आगे। तो क्या हो जाएगा, रुका से क्या हो जाएगा रूस, क से हो जाएगा कनाडा, ये साइलेंट हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। तो रुका हो अमेरिका, चीन बा आगे। तो ये जो है उन देशों के नाम है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम में है। सबसे पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत का क्रम आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। उत्तर पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तर चीन में कौन है, उत्तरी में है चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान। उत्तर पूर्वी में म्यांमार और बांग्लादेश है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत में किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके लिए उत्तरी क्या है कर्क रेखा ज्ञात करने की, मित्र पर गमछा झार। क्या है, मित्र पर गमछा, गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो मी से क्या हो जाएगा मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं जो क्या करते हैं, कर्क रेखा के रास्ते से गुजरते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न वही है जो इसका हमने अध्ययन कर लिया था। तीसरे में पूछ रहा है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले ही क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। तो इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कि भारत का जो देशांतरी विस्तार लगभग कितने मीटर का अंतर आता है, तो 30 डिग्री का अंतर आता है। और 1 डिग्री पे कितने का मिनट होता है, तो 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री बढ़ने पे 120 मिनट हो जाएगा। तो कितने घंटे का अंतर हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। घड़ी एक समय क्यों दिखाती है, तो पूरे भारत में समय की एकरूपता बनाए रखने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक या मयोत्तर माना गया है। इसी के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, इसलिए भारत में घड़ी जो है एक समय दिखाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। तो हिंद महासागर क्या है जिससे भारत को बहुत लाभ प्राप्त हुआ है, तो व्यापारिक मार्ग से। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण भारत पश्चिम में यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया को, पूर्व में दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के देशों से जोड़ने वाले समुद्री मार्गों का केंद्र है। सामरिक महत्व, भारत की लंबी तटरेखा इसे हिंद महासागर में एक प्रभुत्वशाली स्थिति प्रदान करती है जो सुरक्षा और व्यापार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। संसाधन की बात करें तो हिंद महासागर में हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो हिंद महासागर जो है वह विशाल तटरेखा के कारण मछली पकड़ने और समुद्री खनिज संसाधनों के दोहन में मदद मिलती है। तो इस तरह से जो हिंद महासागर है हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल करता है। अब अगला प्रश्न है कि रेशम मार्ग के बारे में जानकारी। रेशम मार्ग क्या है, तो रेशम मार्ग जो है वह प्राचीन काल में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। इसका नाम रेशम मार्ग इसलिए पड़ा क्योंकि चीन से होने वाले रेशम व्यापार को इस रास्ते पर दबदबा था। विस्तार की बात करें रेशम मार्ग का, तो रेशम मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। किससे जोड़ता था, यूरोप से जोड़ता था और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। महत्व क्या था इस रास्ते का, तो रेशम मार्ग के रास्ते से न केवल रेशम, मसाले और कीमती धातुओं का व्यापार होता था, बल्कि इसी रास्ते से बौद्ध धर्म, विचार और तकनीक, जिसे तकनीक में क्या, कागज और बारूद का आदान प्रदान भी हुआ था। भारत के कई दर्रे जो हैं जैसे सिक्किम का नाथुला दर्रा इसी ऐतिहासिक मार्ग का हिस्सा है। यानी सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है रेशम मार्ग का ही ऐतिहासिक दर्रा माना जाता है। अब लास्ट प्रश्न है, लास्ट पॉइंट है, इसको हम देखेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के नए मार्ग विकास योजनाएं। भारत सरकार ने हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में साल भर आवागमन सुनिश्चित करने के लिए कई आधुनिक परियोजनाएं शुरू की हैं। यानी उच्च पर्वतीय क्षेत्र जो है आवागमन के नए मार्ग की वर्तमान में जो विकास परियोजनाएं कौन, पहली है अटल टनल। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को कम करती है और सर्दियों में भी रास्ता खुला रखती है। तो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी है ये, किस नाम से, अटल टनल के नाम से, सेला टनल के नाम से। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित सुरंग तवांग जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित करती है। जोजिला सुरंग यह श्रीनगर और लेह के बीच निर्माणाधीन है जो लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों के हर मौसम में जोड़कर रखेगी। चार धाम महामार्ग परियोजना, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में स्थित चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कों का निर्माण किया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO यह संस्था कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में प्रोजेक्ट हिमांक और प्रोजेक्ट योजक जैसी योजनाओं के तहत नई सड़कों और पुल का जाल बिछा रही है। तो यह है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के जो नए मार्ग बनाए जा रहे हैं। तो यह था भारत का आकार और स्थिति चैप्टर भूगोल से लिया हुआ था, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा। हमें बता रहे हैं कि आपको ऐसा नोट्स नहीं मिला होगा, आज तक आप नहीं पढ़े होगे इस तरह के नोट्स। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।